अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका, इसके साथ साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह खान साहब ने। राना साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। निज़ामी साहब, हमने देखा कि आज भी खासा गर्मा गर्म दिन रहा। सियासी रहनुमा खा वो हुकूमत में हों या अपोजिशन में बयान देते रहे, और फिर हमजा शहबाज साहब ने यह भी कहा कि शहजाद अकबर साहब और फवाद चौधरी साहब को इन्फॉर्मेशन कौन देता है, और उनके पास जो मेरे पे इल्ज़ामात हैं उनका हजम बहुत ज़्यादा है, इदारे मुझे कुछ और कहते हैं। जी राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। राना साहब ये बताइए कि जी वालेकुम सलाम। ये इतनी मेहरबानी आजकल सारी तोपों के रुख पहले तो मियाँ नवाज शरीफ की तरफ थे, फिर जरदारी की तरफ थे, आजकल ज़्यादा मियाँ शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली की तरफ है, बिलखुसूस फैमिली की तरफ। अरबों रुपए की करप्शन है, को कहता है 85 अरब की बात करते हैं, कभी 33 अरब की बात करते हैं। हमजा साहब कहते हैं कि नैब और उनसे 18 अरब की बात की है। फिर कहते हैं कि इनकी जो दौलत है वो सारी टीटी के ज़रिए है, यानी कि बाहर से मंगाई गई है। तो ये क्या, इसके पीछे क्या सारा ताना बाना क्या है ये? देखिए निज़ामी साहब, इसके पीछे ताना बाना तो सारा जो है वो इमरान ख़ान का जो है वो यानी इंतकाम है, जो शायद अपने तौर पे वो ये समझता है। मैं तो ख्याल करता हूँ कि कोई सियासी लीडर या कोई इवन सियासी वर्कर भी जो है वो इस किस्म की इंतकामी सोच या इस किस्म की जो है वो सोच नहीं रख सकता कि मैं अपने मुखालफ को जो है हुकूमत में आने के बाद जो है वो इस किस्म के हथकंडों से या इस किस्म की कार्रवाइयों से जो है वो रास्ते से हटा दूंगा। और ना ही 70 सालों में हमने देखा है कि कोई इस तरह की अगर किसी ने कोशिश की है तो उसमें कामयाब हुआ है। तो इसके पीछे तो वही एक इंतकाम है जिसे वो नैब के ज़रिए से जो है वो बुरुए कार लाने के लिए उन्होंने जो है वो एक सेल बनाया हुआ है शहजाद अकबर साहब की सरबराही में। और वो ये सारे ताने बाने, झूठ, फ्रॉड और इस तरह से चीज़ों को जो है वो यानी मीडिया ट्रायल के लिए लेके आते हैं ताकि मीडिया ट्रायल हो, लोगों को कंफ्यूज किया जाए। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं है कि अल्टीमेटली जब ये चीज़ें सारी जो हैं ये क्लियर होंगी तो फिर इनका सारा मलबा जो है वो आपके ऊपर 10-20 गुना बड़ा होके पड़ेगा। अब मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि 85 अरब की उन्होंने कहा कि जी ये हुई है मनी लॉन्ड्रिंग, और अब आ गई है बात 18 अरब पे नहीं, 18 करोड़ पे। और दूसरी बात ये है कि निज़ामी साहब, आप इन चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग ये नहीं है कि मेरे अकाउंट में जो है वो रिमिटेंस आएँ या मेरे अकाउंट में टीटी या कोई फॉरेन करेंसी है। मनी लॉन्ड्रिंग ये है कि मैं मुल्क से पैसे बाहर भेजूँ। अगर मैं मुल्क से पैसे बाहर भेजता हूँ तो मैं मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म का सज़ावार हूँ। अगर बाहर से पैसे मेरे अकाउंट में आते हैं टीटी या रिमिटेंस के ज़रिए से, तो वो मेरी वाइट मनी है, और वो मेरी ऐसी वाइट मनी है कि जिसके सोर्स के मुतल्लक मुझसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। और उससे अगली बात ये है कि उसके ऊपर अगर मैं कोई प्रॉपर्टी ख़रीद करता हूँ या मैं कोई कारोबार शुरू करता हूँ तो उसके ऊपर मुझे बाकायदा कंसेशंस हैं। और ये कानून इस वक्त भी इस रियासत में रूब अमल है, उसी तरह से रूब अमल है जिस तरह से नैब लॉ है, उसी तरह से रूब अमल है जिस तरह से ये हुकूमत कायम हुई है। तो मामला ये है कि बिज़नेस जो है, बिज़नेस ने मरवजा कवानीन के मुताबिक ही होना है जी, और मरवजा कवानीन के मुताबिक ही आगे बढ़ना है। अगर आप इस किस्म का हरबा करेंगे तो आप फिर देख लीजिएगा अगले साल जो है ये जो रिमिटेंस हैं इनका क्या हशर होता है। बाकी तो उन्होंने जो है वो चीज़ों का हशर नशर करवा दिया है। अब इसमें 15-20 अरब डॉलर आपको जो है वो आते हैं हर साल, तो ये अगले साल देख लीजिएगा कि क्या आता है आपको। राना साहब, लेकिन ये तो देखें ना, ये कहानी तो बड़ी पुरानी है ना, मनी लॉन्ड्रिंग और इस किस्म की चीज़ें जो हैं। लेकिन ये इस वक्त पूरी, यानी पहले तो ये था ना कि ये नैब से हमारा कोई तल्लुक़ नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के मामले में ये देखा जा रहा है कि तकरीबन सारी वफाकी काबीना बैक ज़बान कह रही है जी इतने अरब इधर से गए, यूँ मनी लॉन्ड्रिंग हुई, सबूत आ गया, और बड़े वेल ब्रीफ्ड हैं वो मतलब मीडिया पे जो कुछ आ रहा है
तो ये देखिए इसमें निज़ामी साहब निशाना तो पूरी शरीफ फैमिली है, और इसमें जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ पहले कहाँ वो निशाने में नहीं थे। आप मुझे बताएं कि जो आशियाना हाउसिंग स्कीम का इन्होंने केस बनाया है, खुदा की कसम आप उस रेफरेंस को पढ़ें या उस केस के हक़ाइक़ को पढ़ें, आदमी सर पीट के रह जाता है। शर्म आती है कि यार इस कदर भी किसी मुल्क में जो है वो इंतकाम हो सकता है। यानी कोई तुक नहीं बनता उस केस का। केस बना दिया कि जी चीफ मिनिस्टर ने एक कंपनी के ऊपर प्रेशर डाला, उसका जो है वो मनसूख कराया कॉन्ट्रैक्ट, और एक और कंपनी को जो है वो दिलाने के लिए किया, और अरबों रुपए का नुकसान कर दिया, अरबों रुपए का। अच्छा, बाद में पता चला कि जिस कंपनी को वो दिलाने का इल्ज़ाम है उसे ठेका मिला नहीं, और जो मनसूख हुआ है वो तो अदालत में जाके मनसूख हुआ, और दोनों अफ्रीका ने आपस में एक एग्रीमेंट किया, और वो एग्रीमेंट जो है वो सफ़ा मिसल पे आ गया। इसके बावजूद उस आदमी को 2 माह अकूबत खाने में रखा, 2 माह, और 4.5 माह जो है वो जेल में रहा। अब इसके बाद लोग कहते हैं कि जी वो आएँ और आगे अदालतों का सामना करें, आएँ और आगे तफ्तीश का सामना करें। वो भाई इस सूरत हाल में जो है वो फिर कौन आगे करेगा सामना तफ्तीश का, और कौन आगे सामना करेगा केस का। आप मुझे ये बताएं निज़ामी साहब कि ये क्या, यानी मैं ये जो बात करने जा रहा हूँ कत्तन ये हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो कल को जो है वो अदालत में अपना क्या डिफेंस लेंगे, क्योंकि उनके वकला ने उनको यही एडवाइस किया है कि क्योंकि आपके ख़िलाफ़ इन्होंने रेफरेंस दायर करना है, तो इसलिए आप अदालत से पहले अपना डिफेंस जो है वो डिस्क्लोज़ ना करें, वरना आपका डिफेंस जो है उसको नुकसान होगा और उसे ये किसी तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए वो कल को क्या डिफेंस लेते हैं वो जाने। मेरी बात जो है वो अपने यानी नॉलेज की बुनियाद पे है, क्योंकि मैं भी फैसलाबाद से तल्लुक़ रखता हूँ, और फैसलाबाद आपके इल्म में है कि कारोबारी लोगों का जो है वो शहर है। होता ये है कि हर कारोबारी आदमी, अब देख रहे हैं ये तो हैं सारे मुफ्तबर, ना इन्होंने कभी कारोबार किया, बल्कि बाप दादा से कभी कारोबार नहीं किया। सब ने, किसी ने टोटी की, किसी ने जो है वो मुफ्तबरी की। शरीफ फैमिली जो है वो एक कारोबारी फैमिली है, और बाप दादा से वो कारोबार कर रहे हैं, और कारोबार उसी तरीके से होता है जिस तरह से सारी दुनिया करती है। मैं जो फैसलाबाद में मैं जिन लोगों को जानता हूँ कि ये इनकम टैक्स जो है ये इसकी स्लैब्स हैं। ये यानी अगर 12 लाख तक आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद फिर ये अगर इतनी इनकम है तो फिर 10% है, अगली स्लैब में फिर 15%, फिर ये चला जाता है 35% पे। लोग करते ये हैं कारोबारी लोग के, मिसाल के तौर पे अगर आपको या मुझे जो है वो 300 प्रॉफिट हुआ है, 200 तक जो है वो स्लैब तक जाके टैक्स अदा कर दिया और 200 वाइट मनी हो गया। जो बाकी 100 बचा उसे फिर जो टैक्स में रायतें दी हैं कानून ने, उसके मुताबिक उसे उधर से गुजारा। और ये भी एक तरीका है कि आप जो है वो टीटी लगवा लें या रेमिटेंस अपने अकाउंट में मंगवा लें, वो आपकी वाइट मनी है, सोर्स आपको आइडेंटिफाई हो नहीं सकता। ये कारोबार जो है ये करोड़ों में नहीं अरबों में कारोबार है। लोग बैठे हैं, आप उनको टेलीफोन करें या कह दें, उनको आप पैसे दे दें, वो आपके अकाउंट में जो है वो पैसे भिजवा देते हैं, और दैट इज़ योर वाइट मनी, दैट इज़। राणा साहब ये जो मंतक आप दे रहे हैं कि ये बता रहे हैं कैसे होता है, सुना जी राणा साहब। नहीं, मैं मंतक नहीं दे, मैं ना मंतक दे रहा हूँ ना मैं कोई डिफेंस दे रहा हूँ। मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि जो कारोबारी लोग जिस तरह से करते हैं, और ये मैं आपको बता दूँ कि अगर पिछले 15 साल में 15 करोड़ टीटी हुई है, आप उनको निकालें, अगर 90% जो है वो इस तरह से ना हुई हूँ तो मुझे पकड़ लें। और किस तरह से आप जो है वो हर कारोबारी आदमी जो है उसका बेड़ा गर्क कर देंगे, और कोई आदमी जो है वो बिज़नेस करने के काबिल नहीं रहेगा। ठीक है, अगर ये लोग ये सारा कुछ करना चाहते हैं तो कर ले, पकड़ ले सबको। अच्छा राणा साहब ये मुझे बताएं, जिसके पास जो जवाब बनेगा वो दे देगा। ये बताएं मुझे कि आपने ये बात तो की, ये बताएं कि आया ये सियासतदानों जो हैं, ये सिर्फ मैं आपकी पार्टी की नहीं बात कर रहा, सब सियासी जमातों की, सियासतदान जब एक दफ़ा सियासत में आके इक़्तिदार में आ जाए तो उसको साथ कारोबार करना चाहिए।
देखें जी, कारोबार तो इक़्तिदार में आके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है, और कारोबार जो है वो उससे किसी सूरत मना नहीं किया गया, बल्कि हमारे बहुत दरख्शिंदा मिसालें मुसलमान हुक्मरानों की मौजूद हैं कि उन्होंने अपने कारोबार से जो है वो अपनी गुज़र बसर की, और उन्होंने रियासत से कभी अपने लिए जो है वो कुछ नहीं लिया। इस किस्म की भी मिसालें जो है वो मौजूद हैं। जायज़ कारोबार करना और जायज़ रोज़ी कमाना जो है, ये तो ना सिर्फ आपके ऊपर फ़र्ज, बल्कि इसको तो इबादत का दर्जा दिया गया है। अब अगर आपने इक़्तिदार में आके मुफ्तबरी करनी है कि ATM रखनी है, उनकी जेबों से पैसे निकालने हैं, फ़ंड्स इकट्ठे करने हैं और इस तरह के काम करने हैं, तो वो फिर ठीक है, फिर कारोबार करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप जो है वो ATM रखें, जब वो इक़्तिदार में हैं उनको भर लें, तो उसके बाद आगे पीछे जो है वो उनसे खर्च करते रहें। अल्लाह खैर सल्लम। राना साहब, मैं इसलिए सवाल अब ये जो TT का काम है, ये जहांगीर तरीन। जी 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 फरमाइए। जी 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 आप कुछ कह रहे थे। मैं कहता हूँ कि ये अब मैंने तो मशवरा दिया है, पता नहीं इसके ऊपर अमल करते हैं या नहीं करते। मैंने उनको कहा है कि ये जितने भी ये कारोबारी लोग हैं जो इनके इर्द गिर्द हैं, उनका ज़रा सबका खाता निकालें ना, उनकी टीटियाँ ज़रा निकालें, तो पता चल जाएगा कि कौन कौन सी किस किस की टीटियाँ जो हैं वो कितनी लगी हैं और कहाँ कहाँ से हुआ है। जहांगीर तरीन साहब का मामला जो है वो तो मेरा ख्याल है कि अगले दिनों में जब सामने आएगा तो आप परेशान हो जाएंगे, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह से और भी कुछ लोग हैं इनके। तो ये जो चीज़ें हैं, ये यानी इस तरह से आप देखें, वे ऑफ बिज़नेस होता है। वे ऑफ बिज़नेस जो है, अगर कानून मुझे इजाज़त देता है कि मैं अपने प्रॉफिट में जो है वो टैक्स की रियायत कर सकूं और कानून मुझे इजाज़त देता है, तो मुझे लेनी चाहिए। मैं क्यों नहीं लूँगा? मैं क्यों दूंगा 35%, अगर मेरा जो है वो गुजारा जो है वो 15% से होता है। लेकिन ये सिस्टम तरीफी कहे देखें कि एक तरफ तो ये आपने कहा, इससे एक किस्म का मफादात का तजाद या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आप उठा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि 1992 में ये टैक्स, ये जो कानून है जिसके तहत नो क्वेश्चन आप को आस्ट आप पाकिस्तान से बाहर से पैसे ला सकते हैं, फॉरेन करेंसी ये बनाया ही आपने अपने लिए था, अपने आप सहूलतकारी के लिए। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये इनको अब 9 महीने हो गए आए हुए, 8 महीने हो गए, इसको बदल क्यों नहीं देते कानून को? देखें, बात ये है कि कानून का मौजूद होना, वजूद में होना जो है वो रियासत की एक ज़िम्मेदारी है कि उसके मुताबिक वो एक्ट करे। अगर रियासत ने कानून की पासदारी नहीं करनी तो फिर बहुत सारे कानून हैं जो फिर मैं समझता हूँ कि फिर ये भी तो कानून ही है ना कि जो आदमी जो है, जिसे इलेक्शन कमीशन रिटर्न डिक्लेयर कर दे, उसे मानना पड़ता है कि ही इज़ नाउ MNA, ही इज़ नाउ MPA। वो वोट करते हैं तो ये ही इज़ दैट इज़ द चीफ मिनिस्टर, दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर। देखें, बात ये है कि कानून अगर गलत है तो भाई उसको बदल दें, और बदलने के साथ साथ ये कानून भी बना दें कि 1992 से जिन जिन लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है उन सब को जो है वो पकड़ लिया जाए। तो पकड़ लें सबको, कानून के, यानी हुकूमत ने कानून के मुताबिक चलना है ना। ये तो नहीं है कि मेरी अब मर्ज़ी है कि मैंने इमरान खान साहब को या फवाद चौधरी साहब को मैंने पकड़ना है, तो फिर मैं कहूँ कि जी मेरी क्योंकि मर्जी है तो लिहाजा मैंने पकड़ना है। ऐसे तो नहीं मैं पकड़ सकता इफ़ आई एम इन गवर्नमेंट। ठीक राना साहब, एक कानून अगर गलत है तो उसको बदल दें, और बदल के साथ ये भी कर दें कि 1992 से जिन्होंने फायदा उठाया सबको पकड़ना है। ठीक है राना साहब, एक ब्रेक लेते हैं। आप कानून बदलने की बात, हुकूमत ये कहती है कि पार्लियामेंट का माहौल अपोजिशन ख़राब कर देती है और जिसकी वजह से वहाँ पे जो उमूर हैं वो अंजाम नहीं हो पाते हैं। कानून बदलने के लिए ज़ाहिर है पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म है, वो इनको इस्तेमाल करना पड़ेगा और कुछ सदारती निज़ाम, बिल्कुल, और एक नए निज़ाम, सदारती निज़ाम, पहले भी इसकी बातें होती रहीं और अब फिर इसकी बातें हो रही हैं। इससे मुतालिक भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। राना साहब, अलीम खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया उस वक्त आप कह रहे थे कि पीटीआई के कुछ लोग खासे तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं इस गिरफ्तारी को लेके, लेकिन अब ख़बरें ये आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। शौकत बसरा साहब पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बहावल नगर वाली साइड है, यहाँ से इस सारे मामले को लीड किया जा रहा है। 30 से 35 लोग पीटीआई मुस्लिम लीग नून के फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं। ये बात, इसको मैं बड़ा सीरियसली लेता और इसके ऊपर कोई आर्गूमेंट भी करता, लेकिन ये शौकत बसरा साहब का जो आपने नाम लिया है तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर कोई तबसरा ना ही किया जाए तो बेहतर है। शौकत बसरा साहब जो है उन्हें तो पीटीआई में आए हुए अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए और उस इलाके से तो मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी तादाद हमारे मेंबर्स की है भी नहीं। तो पीटीआई में अलबत्ता इस किस्म की आवाज़ें उठ रही हैं कि वहाँ पे जो है ये 3 मिनिस्टर्स के ख़िलाफ़ इन्होंने करप्शन के सबूत जो है वो इकट्ठे किए थे। उनके टेलीफोन टेप हो रहे थे तकरीबन पिछले 4 माह से और उनके ख़िलाफ़ जो है ये कोई केस इनिशिएट करके उनको पकड़ना या अपने आप को यानी साबित करना कि जी हम बड़े चैम्पियन हैं करप्शन के ख़िलाफ़, तो ये इक़दाम लेना चाहते थे। लेकिन फिर इन्हीं ख़बरों की वजह से जो है ये पीछे हट गए और अगर ये करते तो शायद जो पीटीआई के 30 से 40 लोग जो हैं, क्योंकि अलीम खां के वजह से भी काफ़ी रिजेंटमेंट है, तो शायद ये जो है वो इनको मुसीबत पड़ जाती। अब ये जब अलीम खां को पकड़ना था तो उस वक्त 3 लोगों के नाम नैब ने दिए थे कि जी इन 3 में से हमें कम से कम 1 या 2 आदमी दें अगर आप कहते हैं कि अपोजिशन के और लोग पकड़ें, क्योंकि अब ये नहीं हो सकता कि हम यकतरफा ही पकड़ते जाएं, इससे तो फिर अब बिल्कुल ही जो है वो मामला जो है वो ख़राब हो जाएगा। वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का नाम था, अपना परवेज़ खटक साहब का नाम था और अलीम खां का नाम था। तो पहले चौधरी परवेज़ इलाही के मतलब जो है वो इनका ख्याल था कि उनको जो है वो कुर्बान कर देते हैं ताकि पीटीआई के ऊपर इल्ज़ाम भी न लगे कि पीटीआई में करप्ट लोग हैं और ये साइड से काम हो जाएगा। लेकिन जब इनको ये सेंस हुआ कि ये तो बगावत हो जाएगी, उनके जो 8-10 बंदे हैं जी वो अगर ना टूटे और वो दूसरी तरफ चले गए तो मामला ख़राब हो जाएगा तो फिर इन्होंने अलीम खान साहब की जो है ना वो कुर्बानी दी। तो राणा साहब तो इस तरह से जो है ये अब एक तीर से 2 शिकार नहीं किए उन्होंने कि उस्मान बजदर साहब के लिए रास्ता साफ़ कर दिया और बैलेंसिंग एक्ट भी हो गई। लेकिन ये बताएं कि कोई, अगर आप कह रहे हैं कि इतनी गड़बड़ है, तो कोई PMLN कोई इन हाउस तब्दीली की लिए कोई तैयारी कर रही है पंजाब असम्बली में? देखिए निज़ामी साहब, तब्दीली जो है वो थ्रू मिड टर्म इलेक्शन ही आनी चाहिए। अगर हम इन हाउस तब्दीली करते भी हैं तो फिर हम भी तो उसी अक्सरियत से करेंगे ना जो इनके पास है। ये 4-5 वोटों से गवर्नमेंट नहीं चल सकती और ना को डिलीवर कर सकती है। ये बुज़दार साहब जो हैं ये तो खैर वैसे ही उनके लिए रास्ता क्या साफ़ करना है, वो तो घर बैठे हैं, ना किसी तरफ वो आ रहे हैं ना किसी तरफ जा रहे हैं, तो रास्ता क्या के लिए साफ़ करना है। तो इसी तरह की गवर्नमेंट ही चल सकती है। गवर्नमेंट इतनी कम अक्सरियत के साथ जो है ना वो चल नहीं सकती। अब मरकज़ में भी इन्होंने कभी कोई जो है वो शो लगा लेते हैं, कभी कोई शो लगा लेते हैं और रोज़ कोई ना कोई नई बात ले आते हैं। तो मरकज़ में भी जो है वो 5 वोटों से गवर्नमेंट जो है वो नहीं चलेगी। ये आप देख लें, ये बजट लेके आ रहे हैं, बजट के बाद जब मामलात आगे चलेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए। ठीक। अच्छा राणा साहब, आप कह रहे हैं कि पंजाब में भी आप राणा साहब आप मिड टर्म इलेक्शन देख रहे हैं? जी 2020 में मिड टर्म इलेक्शन ही इस मुल्क की इन मुश्किलात का जिनका मुल्क शिकार हो चुका है जो है यही हल है। इसके अलावा जो है वो कोई हल नहीं है। लेकिन अल्लाह करे कि ये मुल्क किसी इंसिडेंट से 2-4 ना हो, क्योंकि अगर डॉलर जो है वो 150 को क्रॉस करता है तो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा भी है। IMF जो कह रहा है अगर वो सारा कुछ नाफिज हो गया तो फिर शायद लोग जो हैं वो घरों में ना बैठें। तो ख़तरात हैं। अगर अल्लाह करे ये मुल्क उस वक्त तक चला जाए और मामलात जो हैं वो कंट्रोल में रहें
तो उसके बाद जो है वो मिड टर्म के अलावा जो है, क्योंकि जब तक आपकी देखें पार्लियामेंट जो है वो मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन है। पार्लियामेंट जब तक आपकी खालस नहीं होगी, अवाम की नुमाइंदा नहीं होगी, तो उस वक्त तक कोई अदारा कोई मामला चल ही नहीं सकता। अब पार्लियामेंट में जो है वो तकरीबन 65% लोग तो बैठे हैं वो जिनका मैंडेट ही नहीं है वहाँ पे बैठना, वो घुस बैठी हैं वहाँ पे पार्लियामेंट में, और उनको भी पता है कि हमें वोट नहीं मिले, हम किस तरह से आए हैं, किस तरह से हम अपने इलाकों से गए और जाके पटे पहने, और किस तरह से हमें फिर जितवाया गया। तो जब पार्लियामेंट खालस ही नहीं है तो फिर इस मुल्क का जो है वो फिर आप किस तरह से कह सकते हैं कि जी पार्लियामेंट से रोशनी मिलेगी, पार्लियामेंट अदारों को बेहतर कर देगी, पार्लियामेंट जो है वो मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन। जब मदर ही जो है वो ना खालस है तो फिर आगे औलाद क्या करेगी? राणा साहब, ये इसका मतलब ये हुआ कि मिड टर्म इलेक्शन जो है वो तो एक अलग बात है, लेकिन आप कह रहे हैं कि लोग सड़कों पर घरों से निकल आएंगे, ऐसी सूरत हाल हो सकती है। अगर लोग घरों से निकल आए तो क्या आप पीछे रहेंगे? आपको भी तो निकलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हमें निकलना पड़ेगा, लेकिन इस किस्म की जो मूवमेंट होती है ना, जो हर आदमी ने अपने बिल के लिए निकलना है, अब दवाई महंगी नहीं मिल रही उसके लिए निकलना है, तो वो फिर लोग जब निकलते हैं तो वो कोई इतने फिर लीडरों के मतहत नहीं होते, वो फिर जिधर को उनका मुंह आए उधर को वो जो है वो चल पड़ते हैं। और ये जो इस किस्म की मूवमेंट आप देखें कि लोगों का जितना बुरा हाल है, यानी जिस आदमी की 15,000 20,000 तनख्वाह है उसका 18,000 उसका बिल आ जाता है। दवाइयाँ जो हैं वो इन्होंने बिल्कुल ही एमरजेंसी में भी जो है वो इन्होंने बंद कर दी हैं जी। इसके अलावा यानी कारोबार जो है इस कदर ठंडा हो गया है, यानी वो हमारी फैसलाबाद की ज़बान में कि इतना ठंडा कारोबार है, वो रेडियो वाला भी कहता है कि सारा दिन जनाब मैं खड़ा हो के जो है वो शाम को वापस आ जाता हूँ, कोई जो है वो ख़रीदार ही नहीं है, यानी इतना बुरा हाल कर दिया है। ठीक। और जो सरमायादार है, कोई आदमी जो है वो कोई आदमी पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है। अच्छा राणा साहब, अब ये देखें ये रेमिटेंस जो है, हमजा साहब को तो पता नहीं ये काबू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन रेमिटेंस आज इस झगड़े के बाद जो 4-5 दिन हुआ है, पैसे कोई नहीं मंगवाता अपने अकाउंट। ठीक है। राणा साहब, एक तो ये अवाम के मसाइल अपनी जगह हैं, ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी जानिब पार्लियामेंट भी अपना काम नहीं कर पा रही और एक सदारती निज़ाम लाने की एक बहस छिड़ी हुई है। 18वीं तरमीम से मुतालिक भी बहुत सी बातें हो रही हैं। पीपल्स पार्टी तो अपने आप को एक वाज़े पोजीशन पे ला रही है, वो तो 18वीं तरमीम के खिलाफ अगर कुछ भी होता है उसकी सदारती निज़ाम के खिलाफ आज हाँ बिलावल भी और उनके वालिद साहब भी बोले। मुस्लिम लीग नून का इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखें जी, पहली बात तो ये है कि आप ये ना कहें कि पार्लियामेंट काम नहीं कर रही। भी पार्लियामेंट जब आप देखें कि दूध खालस ना हो और आप उससे चाय बनाएं और आप कहें कि जी दूध का कसूर है क्योंकि चाय का जो है वो टेस्ट नहीं है, वो भाई जब दूध खालिस ही नहीं है तो चाय का टेस्ट कैसे होगा? नहीं, बनाने वाले पे भी तो खालिस ही नहीं है राणा साहब। और इस नहीं तो बात ये है कि बनाने वाले जो हैं उनसे पूछे ना कि ये क्यों ऐसा होता है, क्यों पार्लियामेंट जो है उसको खालस नहीं बनने दिया जाता, उसमें आवाम के मैंडेट को रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होने दिया जाता, क्यों जो बाकी फोर्सेस हैं वो अपना अमल दखल करके वहाँ पे जीत के बैठना निज़ामी साहब का आके बैठा वहाँ पे मैं हूँ, और मुझे फिर जिन्होंने बिठाया और जिस मकसद के लिए बिठाया मैंने फिर वही करना है ना। अब आप मीडिया देख लें, अब मीडिया को इस हद तक नाखालस कर दिया गया है कि जो तजिया नगार होते हैं वो कौम का आईना होते हैं। अब जो निज़ामी साहब जैसे लोग जिनकी सारी ज़िंदगी गुजर गई तजिया करते करते और जर्नलिज्म करते करते, जो तजिया नगार है ना जो असली, वो अपनी इज्जत बचाते हैं। ठीक है। तो इस सूरत हाल में जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया है उन लोगों को फिर चाहिए ना कि वो अपने आप को दुरुस्त करें, पार्लियामेंट को कसूरवार ठहरा के सदारती निज़ाम की तरफ ना जाएं। ये सदारती निज़ाम जो है अगर आप लेके आए कि ये मुल्क जो है ये टूट जाएगा। आज जो तीनों सूबे हैं ये आप देख लें, जिस दिन अब यानी 65% पाकिस्तान तो पंजाब है, वो भाई 35% में जो है वो जो 3 सूबे बैठे हैं वो सदारती निज़ाम में आपके साथ कैसे बैठ जाएंगे? ये जिस दिन आपने के आइन को जो है इसको आपने छेड़ा
तो ये तबाही हो जाएगी। ठीक है राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। राना साहब ने अपनी राय तो दे दी है, लेकिन मुस्लिम लीग नून इस पे एक मौका, यही राय है उनकी। हाँ, उनकी भी मेरा ख्याल यही राय होगी। अहमद बिलाल महबूब साहब जी, करता धरता हैं, पेल्डेट के थिंक टैंक है और ख़ासी इनकी ये जो आइनी कानूनी मामलात हैं इस पर नज़र है, इनका इदारा काम भी कर रहा है। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त का। ये जो सारी बहस है, इस बहस की तारीख़ क्या है, तारीख़ी हवाले पाकिस्तान की सियासत में कितने मिलते हैं और ये कितना काबिल अमल है, ये कह रहे पूछना जा रहे हैं कि कितनी सीरियस मूव है। सीरियस मूव है। मेरे ख्याल में कुछ हमारे पाकिस्तान में कुछ हलके ऐसे हैं जिनकी हमेशा से यही राय रही है कि सदारती निज़ाम ही हमारे लिए अच्छा है। वो कभी कभार जब हालात बदलते हैं तो फिर ये बहस शुरू करवा देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कोई ग्राउंड के ऊपर आवाम के अंदर ये कोई सीरियस डिबेट नहीं है। इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा कि सदारती निज़ाम होना चाहिए, पार्लियामानी निज़ाम होना चाहिए। इसके अलावा बहुत से सीरियस मामलात हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, जिनके ऊपर बहस होनी चाहिए, लोग चाहते हैं कि वो करते भी हैं। लेकिन सदारती और पार्लियामानी निज़ाम का मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये तकरीबन मसला सेटल्ड है। ये पार्लियामानी निज़ाम 1973 के आइन में मौजूद था। जब भी पाकिस्तान में जमहूरी तौर पे ये फैसला करने की नौबत आई है तो जमहूरी तौर पे तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली है, उसने हमेशा पार्लियामानी निज़ाम के हक में ही फैसला किया है। तो मेरे ख्याल में ये कोई हकीकी बहस नहीं है, ये एक मसनूई सी बहस है। तो बलाल साहब, ये बहस इसलिए है कि जब जिस तरह 56-58 के कूच से पहले, जिसको अयूब खान अपना यौम इनकलाब कहता था कि इनकलाब ले आया हूँ मैं, जो पार्लियामेंट्री निज़ाम था उसमें कई हुकूमतें तब्दील हुई। सिकंदर मिर्ज़ा साजिश के तहत है और फिर मोहम्मद अली बोगरा की हुकूमत चंद माह चली, फिर चौधरी मोहम्मद अली की, फिर शिस्तौर वर्दी की हार्डली 1 साल से कम चली, फिर IAH चुनरीगर। उस इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठा के अयूब खान जो है सदारती निज़ाम, और जो भी फ़ौजी अमर आता है, और पाकिस्तान में तो 4 आए हैं, सब ने सदारती निज़ाम ही किया। गुलाम इसहाक़ 58(2)B के तहत भी वो ना आधा तीतर आधा बटेर, वो पार्लियामेंट्री भी नहीं था, कई वज़ीर आज़म को मर्ज़ी के घर भेजा गया। तो ये सदारती निज़ाम तो नाकाम हो चुका हुआ ना यहाँ पे। लेकिन असल मसला ये है बलाल साहब कि जो मौजूदा निज़ाम है, अगर ये कहा जाए कि ये कामयाब नहीं जा रहा और इसका डाल दिया जाए बलबा पार्लियामानी निज़ाम पर, जो कि एक सेटल्ड इशू है और कुछ लोग उससे फ़ायदा उठाएं, तो ये तो सिर्फ तभी मुमकिन नहीं है कि अगर आप ये सारा बसात ही लपेट दें तब आप जो मर्जी ले आए निज़ाम। इस मौजूदा आइन के तहत तो आइन मनसूख कर दें आप। हाँ, क्योंकि देखें ना, पार्लियामेंट में मौजूदा हुकूमत के पास तो मेजॉरिटी नहीं है, जो अपोजिशन की जमातें वो इसके हक में नहीं है, छोटे सूबे इसके हक में नहीं है। पंजाब में भी अगर रेफरेंडम करा लें, रेफरेंडम की बात भी हुई है जी, वो ये रेफरेंडम हो सकता है जी इस पर। अहमद साहब, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। निज़ाम साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यही सवाल रखते हैं, क्या मौजूदा आइन को मनसूख किए बगैर कोई नया निज़ाम लाया जा सकता है या नया निज़ाम लाने के लिए मौजूदा आइन को मनसूख करना होगा? हमारे साथ में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अहमद साहब, ब्रेक से पहले हम आपसे जानना चाह रहे थे, मौजूदा जो निज़ाम है 1973 का जो आइन है, क्या इसी आइन के तहत कोई नया निज़ाम लाया जा सकता है या फिर नया निज़ाम लाने के लिए 1973 के आइन को मनसूख करना पड़ेगा? देखिए, ये मेरे ख्याल में ये इतनी बुनियादी तब्दीली होगी अगर आप पार्लियामानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में तब्दील करें कि इसके लिए आपको एक आम दस्तूरी अमेंडमेंट की से काम नहीं हो सकेगा। उसके लिए फिर आपको रेफरेंडम भी कराना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट के अगर एक फैसला मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, उसका जिक्र एक वकील दोस्त कर रहे थे कि उसके मुताबिक तो फिर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली की इलेक्शन करवाना पड़ेगा। एक ऐसी असम्बली मुंतखब करनी पड़ेगी जिसका काम ही सिर्फ ये हो कि वो नया आइन तश्कील करे। यानी मौजूदा असम्बली भी ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये
दस्तूर को तश्कील देने के लिए नहीं बनी। तो ये बहुत लंबा चौड़ा पेचीदा सा काम है, ये इतनी आसानी से होगा नहीं। इसके लिए तो बिल्कुल जैसे आरिफ निज़ामी साहब कह रहे थे, जब तक आप इस निज़ाम की कोई बिसात किसी बहाने से लपेटते और फिर एक नया निज़ाम खड़ा कर दें मसनूई तौर पे, उसमें तो ये मुमकिन है। लेकिन एक जमहूरी तरीके के साथ अगर आप इस निज़ाम को तब्दील करना चाहें तो इसके मुझे दूर दूर तक कोई आसार नहीं लग रहे कि ऐसा मुमकिन होगा। इसको ना असम्बली के अंदर मेजॉरिटी मिलेगी, ना कोई दस्तूर साज असम्बली के अंदर इसके लिए कोई मेरे ख्याल में फेवरेबल गोशा होगा। तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता। लेकिन वैसे आप ज़बरदस्ती चाहे जो कर लें, उसके लिए ज़ाहिर है आपके हाथ नहीं बंधे हुए। अच्छा, तो ये ज़बरदस्ती तो हुई ना बात ये, लेकिन जमहूरी तरीके से तो ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप बात करें मेरिट पे, तो पाकिस्तान में तो ये सदारती निज़ाम की जितनी भी कोशिशें हैं ये फ़ौजी आमरों ने आके की हैं, ताला आज़माओं के होते थे। या फिर एक दूसरा तरीका था कि बज़ाहिर वज़ीर आज़म है शौकत अजीज़, लेकिन उस वक़्त भी मुशर्रफ ऊपर बैठे हुए थे। फिर बाज़ लोग कहते हैं कि ये एक मजबूत मरकज़ का एक कॉन्सेप्ट थी जो अयूब खान की थी, उसमें आपका आधा मुल्क ही चला गया। तो पाकिस्तान में जिस तरह के, अगरचे हम कहते तो हैं कि इस्लाम पे बने और सब मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ़ कल्चर्स हैं, मुख्तलिफ़ नेशनलिटीज़ नहीं कहूँगा, लेकिन सूबे हैं जिनके अपने अपने डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। तो उसमें ये सिस्टम चल सकता है इस किस्म का। निज़ामी साहब देखिए, ये दो अलग सी बातें हैं। सदारती और पार्लिमानी निज़ाम एक अलग बात है, और स्ट्रॉन्ग मरकज़ और सूबे ये एक अलग सी बात है। नहीं, मेरा सवाल यही था, निज़ाम में भी अब मेरा सवाल यही था आपसे कि आया ये मुमकिन है कि एक तरफ वफाकी सदारती निज़ाम भी तो हो सकता है ना। यहाँ तो ये एक सेंट्रलाइज्ड, मैंने इसीलिए कहा कि फौजी आके माजी में ये इल्ज़ाम नाफिज करते रहे, ये निज़ाम जो है। मुझे ऐसे लगता है कि जब हम ये जो लोग सदारती निज़ाम की बात करते हैं, दर हकीकत वो एक मरकजियत वाला, एक ऐसा ताकतवर शख्सियत के गिर्द घूमने वाले निज़ाम की ख्वाहिश वाला मुझे इनकी बातों में ये पहलू नज़र आता है कि वो असल में सदारती निज़ाम तो उनके मकासद पूरे नहीं करेगा, क्योंकि सदारती निज़ाम में भी बाज़ का सदर मजबूर हो जाता है कांग्रेस के सामने अमेरिका के अंदर, क्या वो एक कानून पास करना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस में दूसरी पार्टी की मेजॉरिटी आ जाती है, और अगर अपनी पार्टी के भी हो तो फिर भी वो पार्टी भी बाज़ का खिलाफ हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ये सदारती निज़ाम की आड़ में जो कहना चाहते हैं वो ये है कि इस पूरे निज़ाम की जो जमहूरियत है उसको महदूद करने की करके कोई ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं जिसमें एक ही शख्स जो कहे कि 18वीं तरमीम को ख़त्म कर दे तो वो ख़त्म हो जाए, वो कहे 18वीं तरमीम को छोटा कर दे तो वो छोटा हो जाए, और 7th नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो है उसकी भी तरमीम कर दे। तो मेरे ख्याल इस किस्म की चीज़ें जहन में हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है आज के दौर में। यह खराबी होगी बहुत, मुल्क के अंदर एक कशमकश होगी और मुल्क का पूरा निज़ाम उधड़ के रह जाएगा, लेकिन ये उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। आज के दौर में तो आपको लोगों को समझाना पड़ता है, लोगों के साथ मुकालमा करना पड़ता है, फिर कहीं जो लोग जाके अगर फ़र्ज़ करें उसके लिए अगर कन्विंस हो जाएं तो फिर आप एक जमहूरी निज़ाम के ज़रिए नई कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली लाएं। यह श्रीलंका ने किया है, तुर्की ने भी किया है, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस चाहिए और वो हमें करने की ज़रूरत क्या है? मुझे तो नहीं लगता हमें को वाकई ज़रूरत है। हमारा जो निज़ाम है इस वक्त वो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमारे यहाँ वज़ीर आज़म कोई कमज़ोर वज़ीर आज़म नहीं है। आप फरमा रहे थे ना कि माजी में तो ये बिल्कुल इंस्टेबिलिटी होती थी, अब चूंकि हमने कदगन लगा दी हुई है फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर भी काफ़ी हद तक, और हमने ये भी जो पार्लिमानी पार्टी के सरबराह हैं या बल्कि पार्टी के सरबराह हैं उनको इतने इख्तियारात दे दिए हैं कि अब वो वज़ीर आज़म जो बनता है वो बड़ा ताकतवर वज़ीर आज़म होता है। तो इसलिए इंस्टेबिलिटी के इम्कानात तो बहुत कम है, लेकिन यह कि अगर आप मसनूई तरीके से कोई चीज़ करें तो हर चीज़ मुमकिन है। आप सही कह रहे थे कि जैसे शौकत अजीज़ साहब वज़ीर आज़म थे, लेकिन इख्तियारात का मंबा जो था वो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे। वो अगर कोई पार्टी का सरबराह भी बड़ा ताकतवर हो जैसे जरदारी साहब थे
तो वो भी ताकत का सरचश्मा जो थे वो जरदारी साहब थे, बावजूद इसके कि वो सदर थे और दस्तूरी तौर पर उनके पास इख्तियारात नहीं थे। लेकिन आम तौर पे हमारे यहाँ वजीर आज़म बहुत ताकतवर होता है और उनकी मर्जी के बगैर तो सदर कोई फैसला नहीं कर सकता। वो किसी चीज़ की एडवाइस देते हैं तो फिर ही सदर कुछ कर पाता है। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ निज़ाम की स्टेबिलिटी का इशू नहीं है। हमने बहुत से एक्सपेरिमेंट करके ये कर लिया है, अब इसी को चलने देना चाहिए। हाँ, ये तो पीछे वाली। अब आप तो आप पैदा भी नहीं हुए होंगे, मैं आपको एक बात बताने लगा जी जी कि जब अयूब खान था, ये इनको बलाल साहब को याद होगा, तो वो 62 का जो आइन था जी उसके बारे में कहा जाता था कि फैसलाबाद का घंटाघर है, कि जहाँ से भी जाए ना तो आप घंटाघर पे पहुंच जाते हैं, जिस सड़क से भी। अच्छा। तो वहाँ भी अख्तियारात का जो मंबा था वो एक ही शख्सियत थे। सदर ममलकत अयूब खान साहब थे, फील्ड मार्शल। तो अब मेरा ख्याल से ये दौर गुजर चुका हुआ है इस किस्म की निज़ाम का। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अभी भी कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा निज़ाम हो जिसमें हम एक शख्सियत इख्तियार हम स्याह और सफ़ेद के मालिक हों, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटीज इसके खिलाफ हैं। अच्छा निज़ामी साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। बुनियादी तौर पे 4 आइन, 1956 का, फिर 62 का, फिर 72 का, और जो मुत्तफ़िक़ा आइन 73 का पार्लिमानी जिसे निज़ाम कहा जाता है सारा। क्वेश्चन मेरा ये है, सदारती निज़ाम आ जाए, इमरान खान अभी वज़ीर आज़म हैं, अगर सदर भी बन जाएँ, ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं बदल रहे, मईशत नहीं ठीक हो रही, मेरे आम शहरी के मसाइल नहीं कम हो रहे, तो मुझे सदारती निज़ाम या पार्लिमानी निज़ाम से क्या लेना है? हाँ, ये जो बात आप कर रहे हैं ना, मैं बलाल साहब से तुर्की की बात करें, तुर्की की मईशत तो बेहतर हुई है ना, निज़ाम अगर बदला है। तुर्की की मईशत और निज़ाम बेहतर था। अर्दोगान जो है उसका इतना कंट्रोल है कि जब वहाँ कू करने की कोशिश हुई तो उसने वो कू मेकर्स को उड़ा दिया सब। बिल्कुल मज़ामत हुई, उन फौजियों को उल्टा लटका दिया। ठीक है ना जी, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है वो बहुत ही इक़्तिसादी तौर पे कमज़ोर निज़ाम है। ठीक है ना जी, उसके होते हुए जबकि बिल्कुल ही एक ऐसा निज़ाम है जिसके अंदर तो ये बड़ा ख़तरा है यहाँ कि कहा जाए कि जी जो कुछ खराबियाँ पाकिस्तान में, ये पार्लियामेंट्री निज़ाम, गवर्नेंस एंड परफॉर्मेंस जो है वो कोई भी निज़ाम हो। अहमद साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? मौजूदा निज़ाम ही अगर परफॉर्म करे, गवर्न बेहतर करे, तो ये बहस ही ना हो। नहीं जी, ये निज़ाम तो परफॉर्म करता है, लेकिन इस निज़ाम को अगर चलने दिया जाए, अगर आपको कुछ ही सालों के बाद, जैसे वो नवाबजादा नसरुल्लाह कहते थे कि वह पौधे को उखाड़ के देखते हैं कि ये अच्छा, ये अभी तक इसे जड़ें क्यों नहीं पकड़ी, और फिर लगा देते हैं, और फिर थोड़ी देर में उखाड़ के फिर देखने लग जाते हैं। तो आप निज़ाम को चलने तो देना। ये ऐसा तो नहीं है कि 6 महीने में, 1 साल में, 5 साल में निज़ाम जड़ पकड़ लेगा। अब निज़ाम को चलने दें, इंटरफेयर ना करें। लेकिन मुझे डर ये है कि जो मैं हल्की हल्की आवाज़ें सुनता हूँ, वो ये महसूस मुझे ये होता है कि उनका ख्याल ये है, जो ये हल्के सदारती निज़ाम की बात कर रहे हैं, कि हमारे यहाँ जमहूरियत कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है। इस जमहूरियत को महदूद करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम का तो चाइना के सिस्टम, चाइना के निज़ाम के बारे में भी बातें होती हैं। ठीक है अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। निज़ामी साहब शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतने ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।